नहीं, वो पर्चा देख करके बता रहे हैं ऐसे पाखंडी कितने आए और गए। देश का क्या हुआ? देश को मोबाइल टेक्नोलॉजी, विज्ञान, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, उसके पर्चे की ज़रूरत नहीं है। आपने स्कूल कॉलेजों से तो उनका रास्ता काट दिया, आपने यूनिवर्सिटी से उनका रास्ता काट दिया, आपने तकनीकी ज्ञान और विज्ञान से उनका नाता तोड़ दिया। आप उनको भय, भूख और भ्रष्टाचार से त्रस्त करते हो और उससे निमटने का जो जुगाड़ और रास्ता बताते हो, वो बताते हो धीरेन्द्र शास्त्री के पास चले जाओ, वो तुम्हारी मुक्ति का मार्ग बताएगा। उस हरामी को जूते मारें। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 15(1)(a), जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं, उस ड्यूटी में एक ड्यूटी ये भी है कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट का डेवलपमेंट करें, उसको आगे बढ़ाएं। अंधविश्वास, पाखंड को बढ़ावा देने का काम करने वाले व्यक्ति को का महिमा मंडन करना देश को गड्ढे में धकेलने के जैसा है। भाई वो सिद्धि किसी की भी करे, लेकिन क्या इस देश की जनता को रोज़गार दिला पाए? उसकी सिद्धि से रोज़गार मिल जाएगा? उसकी सिद्धि से ये अनपढ़ समाज क्या शिक्षित सुसंस्कृत हो जाएगा? भाई ऐसे आदमी का क्या फ़ायदा? किसी ने कहा जी मैंने 20 साल तपस्या की है, और 20 साल तपस्या करके क्या आपको फल मिला? कि जी मुझे ये शक्ति प्राप्त हो गई है कि मैं जो है पानी पर जो है चल के चला जाता हूँ। तो उसने कहा कि तू पानी पे चल के चला जाता है और ये 20 साल में तूने सीखा, ये काम तो जो काठ की नाव बनाने वाला जो श्रमिक है, मिस्त्री है, वो इतना बढ़िया काम कर देता है कि वो जिसने आपको बनाता है उसमें 100-200 आदमी एक बार में बैठ के पार चले जाते हैं, और रोज़ाना हज़ारों लोगों को वो इधर से उधर ले जाने का काम करता है। तो भाई ऐसी सिद्धि का क्या फ़ायदा जो सिद्धि इसने कि इस सिद्धि से कौन सा मानव कल्याण जुड़ा हुआ है? तो ऐसी मूर्खता और वाहियात बातों के लिए हमारे यहाँ तो भाई कोई जगह है नहीं। हम ऐसे लोगों को कोई तवज्जो नहीं देते। अरे भाई इनके जो नितिन गडकरी और फडणवीस तो कुछ भी नहीं है। इनके जो और भी बड़े नेता, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों के दोनों आसाराम के चरणों में नतमस्तक होते थे। आज वो आसाराम कहाँ है? वो जेल में है, जिसको ये अपना बाप बताते थे। तो इनके तो कारनामे ये ऐसे ही लुच्चे लफंगे लोगों को इनके पैर छूते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं और इनसे अपना प्रचार करवाते हैं। उस आसाराम के अलावा भी एक और झांसाराम था, एक सफ़ेद दाढ़ी वाला और एक काली दाढ़ी वाला। तो वो काली दाढ़ी वाला भी आज जेल में है, उसको पैरोल पे निकालते हैं, उससे अपना प्रचार करवाते हैं। ऐसे ही अभी ये एक नया पाखंडी तैयार कर लिया है। अरे भाई इस देश को पाखंड में झोंक करके, हिंदू मुस्लिम के दंगों में झोंक करके आप नेता तो बन सकते हो, सरकार भी बना सकते हो, इस देश की जनता का भला नहीं कर सकते। भाई उनका अमृतकाल तो कैसे माना जाए? अमृतकाल तो इनके हिसाब से जो वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने 4 युग बना दिए। 4 चीज़ों से उन्हें बहुत बड़ा मोह रहा है। 4 ही उन्होंने जो है वेद बनाए, 4 उन्होंने जो है युग बनाए। तो 4 युगों में से पहला सतयुग था। उस सतयुग में थे, स्वर्णकाल तो उसको बोलते थे, सतयुग को, अमृतकाल सतयुग को बोला गया। तो अब तो इस समय सतयुग नहीं है, द्वापर भी नहीं है, त्रेता भी नहीं है, अब तो कलयुग है। कल कारखानों का युग है, डॉक्टर अम्बेडकर का युग है, भारतीय संविधान का युग है। तो इसी को वो दोबारा से वर्ण और जाति की तरफ खींच रहे हैं। ऐसी ताकतें लोगों को गुमराह करने का काम कर रही हैं, उसमें वो कुछ हद तक सफल हो रही हैं। उसी को वो अमृतकाल कह रहे हैं। चापलूस मीडिया जो प्रधानमंत्री का गुणगान करती है, जो हमारे सैनिक जिनको राजनीतिक चालबाजी में फंसा करके मार दिया जाता है, पुलवामा जैसा कांड हो जाता है, उसका महिमा मंडन करके सरकार बनवाने का ये मीडिया काम करती है। ये मीडिया जो नहीं देखती है कि बेरोज़गारी का स्तर कितना बढ़ गया है, रुपए की कीमत कितनी कम हो गई है, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के रेट क्या से क्या हो गए हैं, आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, हज़ारों लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं। ऐसी मीडिया से आप क्या उम्मीद करोगे? ये मीडिया पाखंडवाद को बढ़ा सकती है। ये मीडिया ऐसे लोगों को बढ़ाने का काम करेगी
जो कभी भी मनुष्यता के साथ खड़े हुए नहीं होती। तो ऐसी मीडिया का सही नाम उसको मिल गया है, गोदी मीडिया। तो भाई वो गोदी मीडिया का काम है, वो अपना काम कर रही है। हमारा काम लोगों को जागरूक करने का है, लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए। धर्म, जाति, मजहब, संप्रदाय, ये इनके आधार पर भारतीय संविधान में रोक लगाई गई है। संविधान कहता है कि भाई इन सब से ऊपर उठ के हम सब भारतीय हैं। भारतीय होने के नाते वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम अपनाएं, एक दूसरे की रीति रिवाज परंपराओं का मान सम्मान करें। जिसको जो त्यौहार मनाने वो अपने को मनाए, जिसको जो देवता मानना है उस देवता को माने, परंतु कम से कम पाखंड ना फैलाएं। हमारा ऐतराज़ पाखंडवाद से है। यदि इस देश को पाखंड के आधार पर झोंकने का काम किया जाएगा, अज्ञानी बनाने का काम किया जाएगा, तो हम इसका विरोध करते रहेंगे। आज जो देश चल रहा है वो बाबा साहब के संविधान से चल रहा है या इन बाबाओं के मनुस्मृति से चल रहा है? देखिए, ऑफिशियली तो भारत में 26 जनवरी 1950 के दिन से भारत का संविधान लागू है। उसके आधार पर ये देश चलता है। उसी के आधार पर देश में केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद है और राज्यों में विधानसभाएं हैं। भारतीय संविधान के आधार पर ही भारत में एक सुप्रीम कोर्ट और उसके राज्यों में हाई कोर्ट बनाए गए हैं। उसी के आधार पर पुलिस का सिस्टम है, आरबीआई का सिस्टम है, उसी के आधार पर चुनाव आयोग का सिस्टम है। भारतीय संविधान के आधार पर ही सारी चीज़ें संचालित होती हैं। परंतु बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लागू होने के समय एक बात कही थी कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि इसको लागू करने वाले लोगों की नीयत अच्छी नहीं होगी तो कभी भी संविधान से किसी का भला नहीं होगा। वही हो रहा है, संविधान अच्छे लोगों के हाथ में नहीं है, तो संविधान को बाईपास करके रिजर्वेशन को जीरो कर दिया जा रहा है, जिससे वंचित लोगों का भला हुआ। जिन पर ज़मीन नहीं थी, कारखाने नहीं थे, जो समाज से तिरस्कृत और बहिष्कृत किए गए थे, उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो रिजर्वेशन का लाभ दिया, उसके थ्रू जो नौकरियां मिली, कुछ लोग सरकारी नौकरियों में गए, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, वो और बड़ी नौकरियों में गए और इस देश में वो योगदान देने लगे, इस देश को बढ़िया बनाने में योगदान देने लगे। तो अब जिन लोगों को जाति और वर्ण के आधार पर देश चलाना है वो संविधान के खिलाफ खड़े हैं, और जिनको संविधान के अनुसार देश चलाना है वो संविधान के साथ खड़े हैं। अब मोहन भागवत के जो बयान हैं वो बदलते रहते हैं। वो पंडित ने बनाई है, ये कह दिया, कल को कहेंगे कि भाई मैंने तो पंडित को कहा, ब्राह्मण को नहीं कहा। तो पहले ये क्लियर करें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, दो अर्थी बातें ना करें। जाति जाति में जात है, जय केलन के पात। रविदास जाति न जात है, तो रविदास जी कहते हैं कि भाई ये जाति नहीं जाती है, ये इस तरह से जैसे केलन में पाते निकलते चले जाते हैं। ये जाति और वर्ण सिस्टम किसी वर्ग विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये वर्ण व्यवस्था का इसमें सामाजिक सिस्टम तैयार किया गया, उसी से जाति निकलती है। जाति बहुत से लोगों को अपमानित करती है, उनसे रोजगार, शिक्षा और मानव अधिकारों के जो भी उनके हक अधिकार हैं उन्हें छीनती है। ठीक रहा क्या फोड़ा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि जाति की माँ है वर्ण, वर्ण और जाति। तो यदि आप वर्ण व्यवस्था को मानते हो तो आपको जाति व्यवस्था माननी ही पड़ेगी। तो स्वयं मोहन भागवत और उनके तमाम समर्थक वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं। गांधी भी वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे। तो जो लोग वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं वो स्वतः ही स्वभावतः ही जातिवाद के समर्थक होते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस जाति और वर्ण व्यवस्था की समाज व्यवस्था को ऊर्ध्वाधर व्यवस्था मानते हैं, खड़ी व्यवस्था मानते हैं, जिसमें जो इस श्रेणी क्रम में नीचे आते हैं उनका शोषण और अपमान होगा और जो इसके शीर्ष पर उनका सम्मान होगा। ऐसी ये व्यवस्था, इसी को ठोकर मारी थी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, ज्योतिबा फुले जी ने, तथागत गौतम बुद्ध ने, रविदास जी ने, संत चोखा मेला जी ने और कबीरदास जी ने तो लठी गाड़ दिया। तो जितने भी भारत में महान संत हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, विचारक हुए हैं, उन्होंने इस जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को अमानवीय बताया है और अप्राकृतिक बताया है। इस पर मोहन भागवत का जो बयान है वो बहुत देर से आया है, लेट आया है और उसमें यू टर्न मारने के चांस ज़्यादा हैं क्योंकि वो द्व्यर्थी है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने बनाई, अगर उन्होंने ये कहा होता कि ब्राह्मणों ने बनाई तो इसका एक अर्थ अलग होता। उन्होंने कहा कि ये जो है पंडितों ने बनाई है, तो पंडित से क्या तात्पर्य निकालें भाई।
वो दरअसल कहना क्या चाहते हैं। यदि विद्वान कहते कि विद्वानों ने बनाई है तो समझा जाता कि विद्वान किसी भी कौम से हो सकता है। अब पंडित का जो अर्थ है, पंडित माने ब्राह्मण, ब्राह्मण माने पंडित, ऐसा इस देश में बताया गया है। वेद शास्त्र पुराण किसने लिखे? 108 ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, वो ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए। वेद जिनको अपरुष से बताते हैं, वेदों को जिनको बताते हैं कि भाई ये जो प्रभु और ईश्वर की देन है, या उसके अलावा जो स्मृतियाँ हैं, 100 से ज़्यादा स्मृतियाँ हैं, मनुस्मृति है, ये लिखी किसने हैं? ब्राह्मणों ने लिखी है। रामचरितमानस किसने लिखी? रामचरितमानस और इसमें जो दूसरा है तुम्हारा महर्षि जी द्वारा लिखी गई रामायण, दोनों में अंतर है। तो रामचरितमानस को कालिदास दुबे नाम के व्यक्ति ने लिखा। दुबे कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। तो जितने भी ये पोंगापंथी चीज़ें हैं, जो नॉन साइंटिफिक लिटरेचर है, जो लोगों को वर्ण व्यवस्था जातिवाद में धकेलता है, वो सब का सब 100% ब्राह्मणों के द्वारा ही लिखा गया है। उसने कभी ये कहा कि भाई ब्राह्मणों ने जो गलत काम किए उसके लिए हम माफ़ी मांगें, और हम अपनी लड़कियों को जो पिछड़ी जातियों में और सवर्णों में, गैर ब्राह्मणों में, ठाकुर भी हैं भाई, नए ठाकुर भी हैं, बामन भी, इसके अलावा त्यागी भी हैं, और भी तुम्हारे जो है बनिया भी हैं, पिछड़ी जातियों में गुजर हैं, जाट हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, कुशवाहे हैं, साक्य हैं, मौर्य हैं, सैनी हैं। इनमें अपनी लड़कियों को देना शुरू करें, इनकी लड़कियों को स्वीकार करना शुरू करें। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस तरह से कहा कि भाई इंटरकास्ट मैरिज और इंटरडाइनिंग, इससे इसका समाधान निकलेगा, तो वो समाधान कहाँ निकाल रहे हैं? वो तो आज जो है हर एक बच्चे को जो पास हो रहा है उसकी जाति ढूंढ रहे हैं, उसका धर्म ढूंढ रहे हैं, धर्म और जाति के आधार पर ही फैसले लिए और दिए जा रहे हैं, जो नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है। मोहन भागवत अगर अपने बयान की वो गरिमा रखते हैं, अगर उन्हें वो मानते हैं कि भाई ब्राह्मणों ने ऐसे काले काले कारनामे किए, तो उन्हें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की तरह समाज के सामने आना चाहिए और इंटरकास्ट मैरिज और इंटरडाइनिंग जैसे प्रोग्राम चलाने चाहिए। अभी तक भी मेरी जानकारी में आरएसएस का जितना भी कामकाज है वो इन दोनों बातों में से कहीं भी आधारित नहीं है। जिनको जाति से फ़ायदा है, वर्ण से फ़ायदा है, वो क्यों उसको ख़त्म करेंगे? इस जातिवाद से और वर्ण व्यवस्था से सीधा सीधा ब्राह्मणों को फ़ायदा है, सवर्णों को फ़ायदा है। वो इसमें उनको मान सम्मान शास्त्रों के माध्यम से सब उन्हीं को जाता है। एक तो कहता है मुगल ने बनाई, एक कह रहा है पंडित ने बनाई, तो वो दोनों एक ही भट्टी के निकले हुए हैं। समाज को गुमराह करने के लिए इस तरह के मुद्दे चलाए जाते हैं। ना तो योगी रोजगार की बात करते, न मोहन भागवत रोजगार की बात करते, न शिक्षा की, न चिकित्सा की, न व्यवसाय की। इन चीज़ों की बात करना जरूरी काम है, और वो जरूरी काम न करके फालतू के राग लापते हैं। तो मोहन भागवत भी उसी श्रेणी में आ जाते हैं, और योगी आदित्यनाथ भी। जबकि चर्चा ये होनी चाहिए कि हम कला, विज्ञान, साहित्य में कितने आगे जा रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में हमारा स्थान क्या है, हमारे देश की जो एक बहुत बड़ी आबादी दुनिया में हम पहले नंबर पर पहुंच रहे हैं अब आबादी के हिसाब से। हमारी आबादी को हम कितना स्किलफुल कर रहे हैं, कितने अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं,